बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशंस। ये थर्ड एडिशन की बुक में 2.5 में है। लीनियर इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1.1 में, जहाँ हमने इसको क्लासिफाई किया था डिफरेंशियल इक्वेशन को कि लीनियर क्या होते हैं और नॉन लीनियर क्या होते हैं। उसमें हमने एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, जहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, सिर्फ y का फंक्शन है, और आपके पास यहाँ पे जी एक्स का फंक्शन है। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको उस वक्त लीनियर कहेंगे, लीनियर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव और y के कोफिशिएंट जो हैं वो x के फंक्शंस हो, यानी इंडिपेंडेंट फंक्शन के वेरिएबल्स हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन हो, और यहाँ पे जो है फंक्शन ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो, और डेरिवेटिव और y की जो पावर है जिसे हम डिग्री कहते हैं वो आपके पास 1 होनी चाहिए। तो फिर ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y कहलाएगी। अगर अगर किसी इक्वेशन में gx 0 हो तो फिर इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और अगर ये 0 ना हो तो इसे जैसे कि ये केस है तो इसे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ये उस एक्सरसाइज से डिफरेंट होमोजीनियस है, ये वो वाला होमोजीनियस नहीं है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाली साइड राइट हैंड साइड अगर आपके पास 0 हो जाए तो इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं कोई कोई dy/dx, कोई y का फंक्शन नहीं है और कोई डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल ये आपके पास x का फंक्शन है। अगर ये 0 हो जाए तो होमोजीनियस, अगर नॉन 0 हो तो नॉन होमोजीनियस। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो उसके लीनियर चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं कि हमारे पास dy/dx जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट हम 1 रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस a1x को थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पे dy/dx का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a0/a1 आ जाएगा जो कि आपके पास, जिसको हमने px कह दिया, और इसी तरीके से यहाँ gx/a1x आ जाएगा, इसको हमने f(x) कह दिया, वो भी आपके पास x का ही कोई फंक्शन होगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन in the standard form has the property that its solution is the sum of the two solutions। इसका solution जो है वो two solutions का sum होगा। y of c का मतलब complementary solution है, और y of p का मतलब particular solution है। y of c जो complementary solution है इसको हम कहते हैं it is the solution associated with homogeneous equation। homogeneous उसी equation का standard form का में अगर हम ये 0 अगर पुट करें तो ये हमारे पास homogeneous linear equation बन गई। तो इसका जो सोल्यूशन है उसे हम y of c से डिनोट कर रहे हैं, और इसे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहते हैं। और एंड yp इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और जो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है 2, जिसमें gx, यहाँ पे आपके पास gx है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है उसको हम yp से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का सम जो होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ये कैसे, अगर आप ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें अगर आप ये सोल्यूशन पुट करें तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास है dy/dx, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, फिर px था, फिर y है आपके पास, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये डेरिवेटिव दोनों पे आ गया आपके पास, और इसी तरह px भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमने yc वाली टर्म्स को एक साइड एक ब्रैकेट में लिख दिया, y और p की टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास f(x) था ये। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। नाउ द होमोजीनियस इक्वेशन 3 इज आल्सो सेपरेबल। इसको आप देख सकते हैं इजीली सेपरेट की जा सकती है।
दिस फैक्ट एनेबल्स अस टू फाइंड वाई सी बाय राइटिंग 3 एज। अगर 3 को हम इस तरीके से लिखें, इसको y से डिवाइड कर दें और dx के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ln ऑफ y आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ln को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास y रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास था इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, तो उसके ऊपर या c1 कह दें, तो उसके नीचे आपने एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया, तो इसलिए ये ई रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स आ गया, और ई रेज़ टू पावर c1 जो है वो आपके पास c आ गया। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये आपके पास आ गया। और कन्वीनियंस लेट अस राइट वाई सी इज इक्वल टू सी वाई वन एक्स, वेयर वाई वन इज इक्वल टू, इस पार्ट को हमने y1 कह दिया। द फैक्ट दैट डी वाई वन ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0 विल बी यूज नेक्स्ट टू डिटरमिन वाई पी। अब हम इसको यूज़ करेंगे वाई पी फाइंड करने के लिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब ये एक प्रोसीजर है आपके पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। वी कैन नाउ फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई थी, बाय अ प्रोसीजर नोन एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इस प्रोसीजर का नाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है। द बेसिक आइडिया इज हियर इज टू फाइंड अ फंक्शन u सच दैट yp इज इक्वल टू u x y1x। तो y1x पीछे हमने मालूम किया था, ये ई रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स के बराबर था। तो हमने इन अदर वर्ड्स आर assumption for yp is the same as yc, क्योंकि yc में हमने c1 y1 लिया था, यहाँ c1 की जगह एक फंक्शन u ऑफ x ले लिया, वेरिएबल पैरामीटर। इस u x को हम वेरिएबल पैरामीटर कह रहे हैं u को। सब्सटीट्यूटिंग yp इज इक्वल टू u y1 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास उसमें अगर हम ये सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास पहले क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो y की जगह हम u y1 पुट करेंगे और d बाई डी एक्स उस पर अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले y1 का डेरिवेटिव ले लिया और फिर u का डेरिवेटिव ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा। और फिर साथ पी एक्स y की जगह u y1 लिख दिया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ पे जो है y1 कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में और आपके पास ये आ गया। अब ये क्या कहते हैं, ये आपके पास जो हमने अभी पीछे मालूम किया था ये सोल्यूशन है वाई सी इजिकल टू सी वन वाई वन, इसका मल्टीपल सोल्यूशन है, तो ये भी आपको ज़ीरो ही देगा क्योंकि ये आपने इस पर पुट किया तो ये आपके पास ज़ीरो आ रहा है, तो ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ गया, ये तो ज़ीरो हो गया आपके पास। बाकी क्या बचा, वाई वन डी यू बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, इसको आप सेपरेट कर दें तो आपके पास वाई वन की हम वैल्यू पुट कर देंगे और सेपरेट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स ओवर वाई वन एक्स, ये वाई वन भी एक्स का फंक्शन था, वन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ डी यू रह गया। अब हम इसको वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। वाई पी हमारे पास क्या था, यू वाई वन, यू हमारे पास ये आ गया और वाई वन हमारे पास ये ई रेज़्ड पावर ये था, तो हम अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। वाई वन की वैल्यू पुट करेंगे, वाई वन की वैल्यू क्या है, वाई वन की वैल्यू हमारे पास है, ये देखें वाई वन की वैल्यू ई रेज़्ड पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया, माइनस था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया, एंड वाई इज इक्वल टू, वाई हमारे पास था वाई सी प्लस वाई पी, तो ये वाई सी की वैल्यू है और ये हमारे पास वाई पी की वैल्यू आई, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। Hence, if 2 has a solution, it must be of the form 4. Conversely, it is a straightforward exercise in differentiation to verify that 4 constitute a one-parameter family of solution of equation 2.
आप इसको इक्वेशन 2 में डालें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और 1 पैरामीटर फैमिली इसलिए कहा कि इसमें एक कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, एक पैरामीटर कांस्टेंट जो है वो आपके पास पैरामीटर है। तो ये आपके पास 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 हो गई। ये जो आपके पास था, जो y1 की वैल्यू थी, ये जो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ई पी इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इसको अगर हम इक्वेशन 5 कह रहे हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व इक्वेशन 2 स्टैंडर्ड फॉर्म की। अगर इस इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ सी रह जाएगा। वाई के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे सी रह गया, और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, आपके पास ये रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास एक टाइम y का डेरिवेटिव ले लिया, ये वैसे लिखा, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और y वैसे लिखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर दिस वैसे ही आएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर आएगा, लेंगे तो पी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने वही लिखा हुआ है। अब इसको अगर ई रेज टू पावर पी एक्स से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये वही इक्वेशन है जो कि आपके पास इक्वेशन 2 थी। तो अगर ये स्टेप हम वापस करें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 का सलूशन आ जाएगा। तो अब हम आप देखते हैं कि ये हमने लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने गिवन लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमने पी एक्स को आइडेंटिफाई करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना है, इस तरीके से ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स। फिर हमने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो है वो इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y का डेरिवेटिव हो जाएगा। और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1 से 40 में आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो इंटरवल बताना है जहाँ पे जनरल सोल्यूशन डिफाइंड है। ये हमें सिंपल से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हम इस 5 को अगर इस साइड पे ले आए लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके साथ मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो पी एक्स मेरे पास -5 आ जाता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारे पास ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो यहाँ मेरे पास इंटीग्रल ऑफ -5 डी एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, -5 को आपने कोफिशिएंट है बाहर निकाल दिया, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रल लेंगे तो एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट हम लिखते नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आखिर में कांस्टेंट खुद ही आ जाएगा, तो इसलिए हम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखते। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसको मैंने यहाँ पे 1 का, इससे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y का, के प्रोडक्ट का, ये डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे आपके पास 0 है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आ गया और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। और जब इसको ई रेज़ टू पावर माइनस 5x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ई रेज़ टू पावर 5x हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास fx है जो कि 0 है, ये जो है, और px जो है ये हमारे पास जो कि -5 है, ये जो है हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लें तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसलिए इसका जनरल सोल्यूशन जो है ये हमारे पास हर जगह डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसका जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन का इंटरवल है वो सारा का सारा आर है, रियल नंबर।
ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखा। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने x से डिवाइड कर दिया इसको, तो आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके साथ कंपेयर करें तो पी एक्स आपके पास हो गया 3x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3x ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो ये बन गया 3 प्लस 1 ओवर एक्स। 3 को इंटीग्रेट किया तो आपके पास 3x आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और 1 ओवर एक्स ln ऑफ x के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर 3x इंटू ई रेज़ टू पावर ln ऑफ x। तो ई रेज़ टू पावर 3x तो वैसे लिख दिया, और ई रेज़ टू पावर ln ऑफ x आपको x दे देगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो आपको एब्सोल्यूट भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा फॉर x ग्रेटर देन 0 x ई रेज़ टू पावर 3x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। ये एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y का डिफरेंशियल हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव का इंटीग्रल कैंसिल हो गया, आपके पास x ई रेज़ टू पावर 3x y रह गया, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x प्लस c आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर y को आप यहाँ रहने दें और बाकी ये सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे आ गए, तो x डिवाइड बाई एक्स ई रेज़ टू पावर 3x हो जाएगा, तो इसको हम ई रेज़ टू पावर माइनस 3x लिख सकते हैं, और c डिवाइड बाई एक्स ई रेज़ टू पावर 3x आपके पास हो जाएगा c बाई एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस 3x। और चूंकि ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है ये हमारे पास फॉर x ग्रेटर देन 0 आया था, तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसका जो इंटरवल है वो x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपने कैसे पहचाना ये लीनियर है, क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो है और ये बाय खुद इन दोनों के कोफिशिएंट जो हैं वो x के फंक्शन है, फिर इसके अलावा y की पावर और dy बाई डी एक्स की पावर भी जो है 1 है, तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि आपको यहाँ पे कोई पॉइंट भी दे दिया जाए, जैसे y कोई पॉइंट दे दें y ऑफ 1 इज इक्वल टू समथिंग, तो फिर आपने क्या करना है, जब आप इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर चुके होंगे तो फिर आपके पास ये पैरामीटर आ जाता है। ये सोल्यूशन भी जो जनरल सोल्यूशन है इसका 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन है। तो जब आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया तो फिर आपने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पे जो कंडीशन है वो इसमें पुट करनी है, उससे आपके पास इस 1 पैरामीटर यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी, और वो आपने इस जनरल सोल्यूशन में पुट कर लेना है, तो आपके पास इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन आ जाएगा जो कि असल में पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।